36 गुण मिले पर दिल नहीं मिले। शादी का इंस्टीट्यूशन है, आगे चल के कहीं बंद ना हो जाए। ये तो आप देखिए, तो अवेयरनेस है। बहुत ज़्यादा समय पहले आप जाइएगा तो बहुत ज़्यादा मिलान नहीं होता था कुंडलियों का। कई बार ऐसा होता है, वो सामाजिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और कभी कभी डिवोर्स के एकदम से बहुत सारे केस आ जाते हैं, फिर नहीं होते हैं, फिर एकदम से। ये सामाजिक एक विषय है। क्या हमें अपना हाथ हर किसी को दिखाना चाहिए? देखिए, हस्तरेखा शास्त्र जो है वो सामुद्रिक शास्त्र होता है। सामुद्रिक शास्त्र मतलब जैसे आपके तिल कहाँ हैं। साढ़े साथी से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो क्या सच में जिस साढ़े साथी से लोगों को डरने की ज़रूरत है? कहते थे प्रभु मेरे जीवन में साढ़े साथी भेज दो। साढ़े साथी से ज़्यादा अच्छा ग्रोथ वाला समय जीवन में होता ही नहीं है। कुंडली में एक नाम होता है और एक नाम हमारे माँ बाप रखते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमारा ज़ोडिएक साइन क्या होगा और हमको किसको फॉलो करना चाहिए। कुंडली आपका सेट ऑफ ग्रह, यानी कि जिस तरीके का आपका व्यवहार है, जिस तरीके का आपका आगे का जीवन चल रहा है, तो जो आपका एक प्रचलित नाम है उससे आप व्यवसाय, विवाह इत्यादि भी देख सकते हैं उससे। क्या हमें अपना हाथ हर किसी को दिखाना चाहिए? ऐसा हमारे शास्त्रों में कुछ इसके लिए कहा गया हो? देखिए, हस्तरेखा शास्त्र जो है वो सामुद्रिक शास्त्र होता है, उसका एक अंग है। सामुद्रिक शास्त्र मतलब जैसे आपके तिल कहाँ हैं तो उसका क्या मतलब हुआ, या आपका शरीर के लक्षण क्या क्या हैं, अंग लक्षण से पता चलता है। उसी कड़ी में सामुद्रिक शास्त्र का एक, जैसे कहते हैं, अगर आप पूरा शरीर का एनालिसिस ना कर पाए तो आप हस्तरेखा का एनालिसिस कर लें तो आपको पूरे शरीर के अंग लक्षण वगैरह सबका भान हो जाएगा। तो इसके अगर हिसाब से देखें तो हस्तरेखा का अपना महत्व होता है। ये एक प्रूवन साइंस है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी की थोड़ी सी कमी होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपना हाथ दिखाने या ना दिखाने की बात नहीं है। आपका प्रश्न ये कि इसके साथ साथ अगर आप हाथ सबको दिखा रहे हैं तो क्या आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल रही है? मेरा आंसर रहेगा कि हस्तरेखा से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। कैसे? मैं प्रूफ कर दूं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक कहीं बुरा ना मान जाए कि हस्तरेखा की मैं बुराई कर रहा हूं। मैं हस्तरेखा साइंस की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने हस्तरेखा में टाइमिंग ऑफ इवेंट नहीं बता सकते हैं। जैसे आपने कहा बड़ी अच्छी शादी होगी, लेकिन भाई कब होगी, किस दिशा में होगी, लड़का कैसा होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। कैरियर बहुत अच्छा है, तो क्या वो कैरियर किस फील्ड में होगा? यानी अगर हम डीप जाना चाहें, इंडिकेट जरूर कर सकता है हस्तरेखा, लेकिन डीप जाना चाहें तो हमको नवग्रह मंडल की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए आप हाथ दिखा भी सकती हैं एक्यूरेसी के लिए, लेकिन हाथ से दिखाने से बहुत ज्यादा हासिल नहीं होगा, लेकिन इंडिकेशन मिल जाएगा। और इसी में एक सवाल ये भी है कि क्या हमें हर किसी के पैर छूने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। शास्त्र में इसमें वर्जित किया गया है। जैसे शास्त्र का महावाक्य है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो जो पैर छुआ जाता है वो श्रद्धा में छुआ जाता है। लेकिन कभी कभी हानि लाभ देख के भी लोग पैर छूते हैं, तो उस तरीके का पैर नहीं छूना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है श्रद्धावान, जिससे श्रद्धा उपजे, जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से, जिस स्थिति से, जिस परिस्थिति में जिस व्यक्ति से श्रद्धा उपजे, और उसमें श्रद्धा सबकी अलग अलग तरह से उपजती है। भाई कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी, जैसे हम लोग हैं, नवरात्र में छोटी छोटी कन्याओं के पैर छूते हैं, पैर का छूते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। क्यों? क्योंकि उस कालखंड में वो माई का रूप है जी। तो इसलिए जितनी श्रद्धा, लेकिन हर किसी का पैर छूना नहीं। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जैसे ही श्रद्धा आपके अंदर आए उस प्रकार से आपको पैर छूना चाहिए, हर व्यक्ति का नहीं। ये तो कोई भी जानता होगा कि हर व्यक्ति डिजर्व भी नहीं करता है जी। तो जहां जहां श्रद्धा आपकी उत्पन्न हो, शास्त्र में बिल्कुल सीधा स्ट्रिक्ट मैं कहूंगा आदेश है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान क्या है? एक उसका आभा मंडल का आपको लाभ हुआ, तो श्रद्धा आपकी कहां आएगी? श्रद्धा तब आएगी जब आपको किसी भी व्यक्ति पे या परिस्थिति जन्य या काल के हिसाब से किसी पे भी श्रद्धा आएगी, तब आप उसके पैर छू के आशीर्वाद भी ले सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के पैर छूना हर स्थिति में कर लेना, तो ये मेरे हिसाब से शास्त्र सम्मत नहीं है। फिर वो चाहे हमारे रिश्तेदारों में हो
या जानने वालों में हो, वो हमसे बड़े हैं तो हमें तो सिखाया जाता है कि आपको अब सबके देखिए दो पैर चीजें छूने हैं, हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये एक तो शास्त्र की बात हुई, जी। दो बातें होती हैं हमेशा, हम्म। एक शास्त्र सम्मत होता है और एक परंपरा से। जैसे कई घरों में पैर नहीं छुए जाते हैं, जी। कई घरों में स्त्रियों के पैर नहीं छुए जाते हैं, कई घरों में स्त्रियों से पैर छुआए नहीं जाते हैं। जी। अलग अलग लोगों की परंपराएं हैं। तो परंपरागत जहां पे है वो अपनी परंपरा फॉलो करे। अगर उनके घर परिवार में परंपरा चली आ रही है कि छोटे से लेके बड़े तक सबके पैर छूना है या देश काल परिस्थिति के हिसाब से, तो परंपरा तो फॉलो करें, लेकिन शास्त्र इसका आदेश उतना नहीं देता है। लेकिन परंपरा का सम्मान भी शास्त्र करता है। शास्त्र परंपरा का सम्मान करता है। तो परंपरा अगर है किसी के वहां पैर छूने की तो जरूर छुए, बहुत अच्छी बात है, शास्त्र समर्थन करेगा। लेकिन स्ट्रिक्ट अलग से नियम भी है कुछ, तो जहां श्रद्धा हो या जिसमें आपका भाव जागृत हो जी, वहां आप छू सकते हैं। चलिए, ये तो आज मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि मन में तो ये चलता ही रहता है। इसी के साथ ये भी है कि एक घर एक आंगन में ही एक ही समय पे 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन दोनों जुड़वा बच्चों की किस्मतें अलग-अलग होती हैं, ऐसा क्यों? देखिए, किस्मत की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल और यूनिफाइड यानी कि एक जैसी किस्मत आज तक किसी की नहीं हुई। वो चाहे 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में भी आसपास जन्म ले लिया हो। इसका कारण क्या है? ज्योतिष शास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र, देखिए, और इस सवाल का जवाब जी बहुत लोग और बहुत रिसर्च करने के बाद नहीं दे पा रहे हैं। कई लोगों ने अध्ययन किया है कि इसका क्या पीछे कारण है। उसका कारण आध्यात्मिक है। हम लोग का या शास्त्र का ये मानना होता है कि कुंडली, जब भी आप पैदा होते हैं या जन्म लेते हैं तो आपकी एक कुंडली बनती है। कुंडली अगर सेम प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि सेम समय पे आपकी कुंडली सेम कुंडली है, तो उसमें 2 चीजें आती हैं। एक होता है आपका संचित और प्रारब्ध। कुंडली जो बनती है वो प्रारब्ध कर्म से बनती है। लेकिन 30% भगवान विष्णु ने आदेश दिया है कि 30% आपका क्रियामाण कर्म होता है। क्रियामाण कर्म मतलब आप जैसा जैसा करते चले जाएंगे वैसा वैसा बनते चले जाएंगे। तो एक ही घर में अलग अलग क्रियामाण कर्म होने के कारण एक बच्चा राजा हो सकता है और एक बच्चा रंक हो सकता है। तो यहां पे ग्रह इंडिकेट कर रहे हैं कि एक ही जैसा है, क्योंकि ये स्टार्ट है। कुंडली मतलब एक स्टार्ट है। इस स्टार्ट से आगे जब जाएंगे तो 70% आपकी कुंडली और प्लैनेट हेल्प करेंगे, लेकिन 30% डिवाइन, जो कहते हैं भगवान विष्णु का, हरि का, हरि गुरु संतों के आशीर्वाद से जैसा क्रियामाण आप कर्म करेंगे वैसा आपको भाग्य बनेगा। ये भी एक अच्छा था कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि कई घरों में जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, फिर बाद में ये सवाल आता है कि दोनों एक ही घर में हुए, अब अलग-अलग क्यों हैं? शायद इसका जवाब अब हमारे आचार्य जी दे चुके हैं शास्त्रों के अनुसार। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटी-छोटी सी बातें और हैं जो लोगों को बहुत परेशान करती हैं, और हम लोग भी अक्सर परेशान रहते हैं। मैं तो आज तक परेशान हूँ। जैसे हमारे कुंडली में एक नाम होता है और एक नाम हमारे माँ-बाप रखते हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमारा ज़ोडिएक साइन क्या होगा और हमको किसको फ़ॉलो करना चाहिए? और इसी प्रश्न में एक चीज और, कई लोगों की कुंडली भी नहीं होती है। कुंडली भी नहीं होती। कई लोगों को डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है। तो इसमें 2 नियम है जी। शास्त्र के नियम जो है वो ये है कि कुछ कार्यों के लिए मुहूर्त प्रकाश वगैरह, मुहूर्त मार्तंड वगैरह बहुत सारी पुस्तकें हैं। अब थोड़ा सा चूंकि ये हो गया है सिस्टम कि ज्योतिषाचार्य लोग ज्यादा रिसर्च नहीं करते, ज्यादा स्टडी नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब आप देखें तो वो लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। जैसे कि व्यवसाय के लिए प्रचलित नाम, जैसे आपका कोई कार्य होगा या किस फील्ड में हम जाएं तो एक प्रचलित नाम होता है, एक घरेलू नाम होता है। इन 2 ही नामों में तो आपको सेलेक्ट करना है जी। तो जो आपका एक प्रचलित नाम है उससे आप व्यवसाय, विवाह इत्यादि भी देख सकते हैं उससे। लेकिन कुंडली का जो नाम होता है वो फिर मैं आऊंगा जो चंद्र राशि पे आधारित होता है, वो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप अपना प्रचलित नाम ये जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ कार्यों में। अच्छा, मान लीजिए आपके कुछ कार्य ऐसे हैं जो जिसमें कुंडली के नाम की ही जरूरत है, तब आप क्या करेंगे?
आपको मान लीजिए आपकी कुंडली का है ही नहीं, तो आप उसको क्या करेंगे? तब उसमें आता है मुहूर्त के हिसाब से, यानी प्रश्न कुंडली के हिसाब से उस समय के जातक या जातिका का निर्णय उस समय की प्रश्न कुंडली कर देगी कि आपको ये काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। एक प्रश्न कुंडली में 2.5 साल तक का आंसर मिल जाता है। चलिए, ये भी आज मुझे उत्तर मिल गया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये सुन रही थी और लोग भी मुझसे पूछते थे, लेकिन मुझे भी लगता था कि नहीं, सटीक आंसर मिलना चाहिए, जिसका सटीक आंसर आज हमें मिल गया है आपसे। अच्छा, इसी में एक छोटा-सा और लोगों को रहता है कि अ, शादी से पहले कुंडली मिलान करना बहुत आवश्यक है क्या? हाँ, बिल्कुल है। शादी से पहले, विवाह से पहले देखिए कुंडली है क्या? कुंडली आपका सेट ऑफ ग्रह, यानी कि जिस तरीके का आपका व्यवहार है, जिस तरीके का आपका आगे का जीवन चल रहा है और उस जीवन में आपका सुखद तरह से चलता है। हमारे शास्त्र क्या है, जीवन सुखदता से चलता रहे इसका हेल्प करते हैं। इसमें कोई ये नहीं, दबाव नहीं है कि आप कुंडली मिलाइए ही मिलाइए। अगर कुंडली मिलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि कई चीजें आपको पहले से मालूम होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मांगलिक, नॉन मांगलिक। हाँ। हालांकि मंगल मांगलिक और नॉन मांगलिक में भी मंगल दोष कई प्रकार से भंग होता है कुंडली में, जो लोग देखते नहीं, उसमें बस प्लेसेस देख के इन जनरल बता देते हैं। तो आपके मान लीजिए मांगलिक दोष की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए मांगलिक दोष है तो आपको ये पता चल जाएगा कि लड़की जो है थोड़ा तेवर हाई है, मांगलिक मतलब मंगल का सा स्वभाव है। तो कई बार क्या होता है कि आपस में थोड़ा हो सकता हो कलह हो, तो उसको निवारण के लिए, मिलान के बाद निवारण के लिए मंगल दोष शांति के उपाय भी होते हैं, जिससे थोड़ा सा मंगल वाला या उग्र स्वभाव धीरे धीरे ठीक होता है। ये कहीं नहीं है लिखा है कि आपने कुंडली मिलान नहीं की तो आपकी अनसक्सेसफुल हो जाएगी विवाह, ना, बिल्कुल नहीं। बिना मिलान के लाखों करोड़ों शादियां बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं शास्त्र की बात का खंडन कर रहा हूं। कुंडली यदि है तो जरूर मिलान कर लीजिए, क्योंकि कुंडली मिलान करके आगे दाम्पत्य जीवन में आने वाले सड़क के गड्ढे आपको बता दिए जाते हैं कि भैया देखो, फिजिकल कंपैटिबिलिटी आपकी कुंडली के हिसाब से भकूट दोष दिख रहा है, इसका मतलब फिजिकल कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी है नहीं, तो थोड़ा संतानोत्पत्ति के ऊपर आपको दिक्कत आ सकती है। तो आदमी ने क्या क्या, विवाह के तुरंत बाद अपनी फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी कर ली। तो यानी ये नहीं कि अगर कुंडली नहीं मिल रही तो कुछ होगा ही नहीं, डिनायल नहीं होता है, ये बता देते हैं कि यहाँ यहाँ कमियां हैं, इन कमियों को आप पूरा करिए। ये कुंडली विज्ञान का, अगर आप इसके साथ चल सकते हो तो आप चलो, बिल्कुल चलो, नहीं तो यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे नहीं रुक जाओ। चलिए, इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल लोग क्या यही बोलते हैं मार्गदर्शन, जी, ज्योतिषीय मार्गदर्शन यही होता है। ये कोई दबाव या डर या भय, ज्योतिष तो भय दूर करने वाली होती है, आपके जीवन के सारे विभिन्न प्रकार के भय दूर करने का। आचार्यों का काम, प्रथम कार्य यह है कि भय निवारण करना। आचार्यों का काम आजकल दुर्भाग्य से यह हो गया कि भय दे देते हैं। भय दे देते हैं, बिल्कुल। अच्छा, गुरुजी, जैसे किसी की कुंडली में काल सर्प दोष हो गया, तो लोगों को अभी एग्जैक्ट ये नहीं पता कि काल सर्प दोष के लिए कहाँ जाना चाहिए, या कहाँ जाना चाहिए, या किस तरीके की पूजा करनी चाहिए, या उस पूजा को करने के बाद की भी कोई श्रृंखला है जो उनको फॉलो करनी चाहिए, या वो एक बार गए कहीं और वहां पे उन्होंने पूजा विधि कराई और उनको लगता है कि काल सर्प दोष खत्म हो गया, समाप्त हो गया हमारी कुंडली से, क्या ऐसा होता है? इसकी थोड़ी विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए, शास्त्र में जहां जहां भी कुछ भी कॉन्सेप्ट आए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। जी, ठीक है जी। काल सर्प को केवल दोष मान के घबराना नहीं चाहिए। काल सर्प, अब मैं बहुत एक रिवॉल्यूशनरी बात बता रहा हूं, काल सर्प दोष ही नहीं होता है। काल सर्प दोष काल सर्प योग में भी बदल जाता है, और काल सर्प योग काल सर्प दोष में भी बदल सकता है। यानी दोष और योग का आप जो पूछेंगे, मतलब अगर पूछ रही हैं जी, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कुंडली में मैथमेटिकली दिखा कि इसमें काल सर्प दोष है, तो उसको दोष ना कहिए। कुछ वैसी विशेष कंडीशन होती हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रंक से राजा भी वही काल सर्प जिसको दोष कह रही थी कल तक, वो योग बन गया। यानी आपके ऊपर कोई आ गई आपदा, वही आपके बन गई अवसर। अगर कुंडली में काल सर्प दोष है तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसी योग के कुंडली विशेषज्ञ को दिखा लीजिए, लेकिन घबराइए बिल्कुल नहीं, हो सकता हो उसमें राजयोग छुपा हो।
अच्छा, ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल, काल सर्प वालों की कुंडली में राइज करने का बहुत बहुत स्कोप होता है और बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। और काल सर्प दोष किसी प्रकार का बहुत तगड़ा कोई भारी नुकसान भी नहीं करता है, यदि आपका शिवार्चन चल रहा हो, बस और कुछ नहीं। शिव जी को आप ध्यान करिए। अब देखिए काल सर्प दोष क्यों नहीं अफेक्ट करेगा उनको, जो शिव जी का ध्यान करिए। तो शिव जी क्या है, जिसको कहते हैं बिल्कुल उनका निराकार मोंगार मूलम तुरीयम, जो साधना में रहता है, जो व्यक्ति भजन में रहता है, जो व्यक्ति शांत रहता है, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनगम, यानी कि इस प्रकार से जो व्यक्ति इस तरह से रहता है वो काल सर्प दोष न हो के योग बन जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या है, लोग शिव जी की पूजा करवाते हैं, जैसे आपने पूजा पद्धति पूछी, उसमें कई एक स्थान है, सिद्ध स्थान शिव जी के, कालहस्ती है या शिवलिंग, जहां पे भी ज्योतिर्लिंग है वो है, इसलिए शिवार्चन ही बताया जाता है। और अगर शिवार्चन हो जाएगा और शिव जी का वो आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, यानी आपके अंदर वो शिव जी वाली वो क्वालिटीज आ जाएंगी, तो वही दोष योग में बदल जाएगा। ये साइंस है पूजा पद्धति की। तो मतलब कुल मिला के इससे डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो इतना डर जाते हैं, लोग डर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, इनसे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं, और फिर पूजा पाठ और ये सब होता है। तो क्या ऐसा भी होता है कि पूजा पाठ कराने के बाद ये समाप्त हो जाता है या इसका कुछ प्रभाव रह जाता है? देखिए, पूजा पाठ तो बहुत जरूरी है, किसी भी चीज के लिए हो। दोष दिखे तभी पूजा पाठ हो, निवारण नहीं, कारण ही ना आए। इसलिए सब व्यक्ति को वैसे भी हर प्रकार से अपने धर्म से जुड़े रहने का और धर्म से बताई हुई जितनी शास्त्रों के हिसाब से पूजाएं हैं सबको बराबर करना चाहिए। ये नहीं कि इसमें, और रही बात काल सर्प दोष की, तो काल सर्प सबसे पहले तो 90% दोष होता ही नहीं है, 90% काल सर्प योग हो गया। अब जो मान लो 10% है ही, यानी बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं बीमारी, एक क्रॉनिक बीमारी, एक बहुत अंदर बीमारी है, मान लीजिए कुंडली में काल सर्प दोष बहुत बहुत ही ज्यादा तगड़ा काल सर्प योग बन गया है, तो उसके लिए आप शिवार्चन करेंगे तो फिर वो भी जो 10% योग है वो दोष है, वो योग में बदल जाएगा, ये निश्चित है। इसलिए बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, मैं ये नहीं कह रहा हूं, खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं ये बार बार कह रहा हूं, शास्त्र का खंडन नहीं कर रहा हूं। शास्त्र ने नियमावली जो बनाई है उसके हिसाब से ये होता है, लेकिन बहुत डीप हमारा 25 साल का अनुभव है और बहुत डीप हम जब जाते हैं काल सर्प दोष को एनालाइज करते हैं किसी की कुंडली में, तो हम पाते हैं ये दोष ना हो के योग है। और मुझे 90% योग मिला, 10% समस्याएं थी, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90%। अब जैसे मांगलिक में मंगल अगर स्वराशि के हो गए तो क्या मांगलिक दोष लगेगा? नहीं, वो तो योग बन गया। मंगल उच्च के हो गए, मेष राशि के मंगल हो गए, केंद्र में मंगल स्वराशि या उच्च राशि के बैठ गए तो वो तो रोचक महापुरुष योग बन गया। कहां रह गया दोष? वो तो योग बन गया। इसलिए इन जनरल ना देखें, मेरा कहने के बस सेवा इतना केवल मतलब है, इन जनरल ना देखें और 90% घबराने की जरूरत नहीं। आचार्य जी, 2026 की शुरुआत हो चुकी है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह साल पिछले सालों से कितना अलग होने वाला है और इसकी ग्रह दशा क्या कुछ अलग होंगी? क्या है 2026? 2026 जो है एक बड़ा रिवॉल्यूशनरी साल है, मतलब सब चीजें उलट पलट हो जाएंगी। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी, यानी सब उलट पुलट करने के बाद दिसंबर आते आते शाम शांति बिल्कुल हो जाएगी। कहने का मतलब है ये साल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहने वाला है। अब इसका ज्योतिषीय आकलन क्या है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ज्योतिषीय आकलन ये है कि अगर आप केवल न्यूमरोलॉजी से ही अगर हम चलते हैं, अंक शास्त्र से चलते हैं, वो भी शास्त्र का अंग है, हर प्रत्येक अंक में एक एनर्जी होती है, तो 2026 को ही एनालाइज कर लीजिए। बहुत सारे लोग एनालाइज करते हैं, तो 2026 का अगर हम जोड़ ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 मतलब हो गया सूर्य, और 26 का जोड़ ले लिया हमने तो 8 आ गया। 8 होते शनि। जब सूर्य और शनि पिता पुत्र का एक योग बन गया तो बिना चेंज कराए, बिना अपहीवल कराए, बिना उतार चढ़ाव दिखाए ये साल जाने वाला नहीं है। मतलब ये ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ईयर ऑफ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, लेकिन अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कहा, शनि देव का और सूर्य देव का बात किया,
तो इसमें कोई झगड़ा नहीं है। ये ह्यूज जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये कई दशाओं से देश को लाभ देगा। जैसे अर्थव्यवस्था के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा जाने वाला है, जन सामान्य के लिए ये बहुत अच्छा जाने वाला है, सरकार गवर्नमेंट की तरफ से जाने वाला बहुत अच्छा साल जाने वाला है। लेकिन राजनीतिक उठापटक जबरदस्त होने वाली है। जहां लोग उम्मीद नहीं करते थे कि यहां ऐसा हो जाएगा कुछ उथल पुथल, वहां वैसा उथल पुथल हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि शनिदेव और सूर्यदेव इन दोनों का एक साथ जो गठजोड़ है ये बहुत समय से बहुत समय से ये नहीं आया है। तो इसलिए 2026 अगर आप आंग्ल 2026 की बात कर रही हैं तो निश्चित रूप से अपहीवल यानी कि उतार चढ़ाव वाला साल आएगा। लेकिन अंततोगत्वा वो उतार चढ़ाव दिखा के फिर चढ़ाव पहुंचा देगा ये साल। तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, स्ट्रगल, लेकिन जरूरी स्ट्रगल। जिनके जीवन में बहुत लंबे समय तक, ये मैं जातक कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ, एक तो हो गया देश के हिसाब से, इन जनरल सभी लोग समझ लें जिनके भी जीवन में बड़े लंबे कोई चीज को लेके कॉन्सेप्ट गड़बड़ चल रहे थे या सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था किसी कार्य को लेके, किसी उसको लेके, ज्यादातर लोग जितने भी श्रद्धावान होंगे सबको अपने अपने सॉल्यूशंस यानी अपने अपने समाधान मिलने वाले हैं। ये कंफर्म बात है। चलिए, अब तो गुरुजी जब हम लोग न्यूमरोलॉजी पे आ ही गए हैं तो हम लोग मूलांक के बारे में भी बात कर लेते हैं कि 2026 में किस मूलांक के लिए ये साल कैसा रहेगा। देखिए, मूलांक 1 से लेकर 9 होते हैं जी। अगर हम बात करते हैं 1 नंबर के मूलांक की, तो 1 नंबर वालों के जो मूलांक है वो थोड़ा सा पहले 3 महीने तनाव में रहेंगे अपने फाइनेंस को लेके, अपने घर परिवार को लेके, अपने खान पान को लेके। लेकिन जैसे ही 2026 का जनवरी फरवरी मार्च गुजरेगा तो अप्रैल से 1 मूलांक वालों के जीवन में संपत्ति, सहयोग, विवाह यदि नहीं हो रहा है तो विवाह की स्थितियां, ये सब अच्छी होते वाली हैं मूलांक 1 वालों के लिए। और मूलांक 1 वालों के लिए टिप ऑफ द ईयर अगर हम बात करें तो मूलांक 1 वालों के लिए टिप ऑफ द ईयर रहेगा कि वो किसी न किसी भी तरह से देवी उपासना से जुड़ जाएं, मां भगवती की उपासना करें। कैसे भी आप देखेंगे 3 महीने बाद से यानी जनवरी फरवरी मार्च के बाद से पूरा साल बहुत अपार सफलता दे सकता है मूलांक 1 वालों के लिए। और मूलांक 1 वालों को क्या नहीं करना है इस साल, क्योंकि अब वो 1 नंबर है तो ऐसा क्या है कि वो ना करें इस साल? देखिए, टिप ऑफ द ईयर मैंने दिया जी, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले मैंने इंडिकेट किया था कि खान पान पे अपने कंट्रोल करें, जीवन को संयमित रखें, हेल्थ यानी आपका जो खान पान है वो बिगड़ ना जाए, घर परिवार में अच्छा संबंध बना के चले और लोभ से, अधिक लोभ से बचे, कम से कम शुरू के 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च। ये तो बात हो गई मूलांक 1 की। और मूलांक 2 की बात करते हैं जी। मूलांक 2 की अगर हम बात करें तो मूलांक 2 वाले ये समझ लीजिए कि पिछले 8-9 साल से अगर समस्या किसी प्रकार की रही, विशेष रूप से रियल एस्टेट से संबंधित, विशेष रूप से कहीं मूवमेंट से संबंधित, तबादला नहीं हो रहा है, या मान लीजिए इस तरीके की कोई दिक्कत है, घर परिवार से यानी कि घर, रियल एस्टेट, घर परिवार, कुटुंब से संबंधित यदि कोई समस्या थी पिछले 7-8 साल से, तो 2 नंबर के मूलांक वालों को यह साल मदद करेगा। देखिए, ये इंडिकेटिव होता है, ये 2 नंबर के मूलांक वालों के लिए ये साल मदद करेगा कि आप अपनी पुरानी चीजों को सुधार लो। पुरानी चीजों को सुधारने के लिए ये साल बहुत इनके लिए अच्छा जाने वाला है। विद्यार्थियों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई चीज कोई सीख रहा है, मान लीजिए कोई, उसके लिए ये साल बहुत अच्छा है। लर्निंग के लिए 2 नंबर वालों के लिए जरूर, अगर आप कुछ ना कुछ कोर्स कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई नई चीज सीखिए, नया हुनर सीख लीजिए, इसके लिए ये साल आपका अच्छा रहेगा। यही टिप ऑफ द ईयर भी हो सकता है 2 नंबर मूलांक वालों। और क्या उनको नहीं करना है? देखिए, क्या नहीं करना है उसमें कई सारी चीजें इन जनरल आती हैं। सबसे पहले एक बात जरूर ध्यान रखें, मूलांक 2 वालों को चूंकि चंद्र से प्रधानता है इसलिए जल का ज्यादा इंटेक लेना है इनको, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए।
और रात्रि जागरण कम से कम करें, रात में खाना, रात में टहलना, ये इनका स्वास्थ्य एडवर्सरी इफेक्ट कर सकता है। इससे सावधान। चलिए, ये तो आप लोगों को पता चल गया। आप बात करते हैं मूलांक 3 की। जी देखिए, मूलांक 3 वाले, उनको इस साल कुछ जैसे कहते हैं ना अवार्ड वगैरह, या अपने क्षेत्र में एक नई पहचान, रिकॉग्निशन, ये 3 नंबर वालों को मिल सकता है। और इसके साथ साथ वो थोड़ा सा स्पीड में काम अब करने की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि अभी तक जैसे अगर शिथिलता थी, तो अब वो धीरे 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 करके स्पीड में मूलांक 3 वाले आगे काम करेंगे और धीरे धीरे करके सक्सेसफुल होंगे। उनकी जितनी भी समस्याएं थी रिलेशनशिप्स को लेके, वो धीरे 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 करके कम होती रहेंगी। हाँ, लेकिन उनको विशेष रूप से रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करना चाहिए, अधिक लोभ से बचना चाहिए, अपने पैर जमाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी अगर आप ऑलरेडी जमे हुए हैं तो थोड़ा सा धैर्य रख के काम करना चाहिए, रिजल्ट बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। तो मूलांक 3 वालों के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा होगा इन 12 महीनों में? देखिए, फरवरी बहुत अच्छा है, और मई बहुत अच्छा है, जून बहुत अच्छा है, अगस्त बहुत अच्छा है, इतने महीने बहुत। अब आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं मूलांक 4 के बारे में। तो गुरुजी बताइए, 4 वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए, मूलांक 4 वालों के लिए, ये चूंकि 4 राहु से संबंधित होता है, तो शनिदेव, सूर्यदेव और राहु, इसमें अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो शुरू के 2 महीने उतने उत्तम नहीं हैं, लेकिन उसके बाद जैसे फरवरी निकलेगा, मार्च से लेकर दिसंबर के बीच में 2026 में ये लंबी किसी स्ट्रेटजी के तहत एक लंबे जुड़ाव के साथ कोई भी या कार्य करेंगे, या कोई संबंध बनाएंगे, या कहीं किसी से इन्वॉल्व होंगे। एक बात। दूसरा, फाइनेंशियली जो है पहले 6 महीने थोड़ा सा तकलीफ देने वाले हैं, लेकिन जून जुलाई के बाद से फाइनेंशियली बहुत अच्छा होने वाला है 4 नंबर मूलांक वालों। और इनको क्या नहीं करना है 2026 में? देखिए, कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि राहु से संबंधित बाहरी स्थानों से इनको लाभ होने वाला है। एक लाभ रुकने के बाद बाहरी स्थानों से पुनः लाभ होने वाला है। तो इनको क्या है कि अपना कम्युनिकेशन सोच समझ के करना चाहिए, बहस से बचना चाहिए, अनर्गल बातों से बचना चाहिए, अपने काम से काम रखेंगे, निश्चित रूप से बहुत अच्छा साल जाने वाला है। इसका मतलब है कि इनको अपनी एनर्जी जो है चैनलाइज करनी चाहिए, सही दिशा में लगाना चाहिए, कम्युनिकेशन में वर्क करना चाहिए। चलिए, बात करते हैं मूलांक 5 वालों की। कहते हैं मूलांक 5 वाले तो बहुत अच्छे होते हैं, इनको सब बैलेंस करना आता है, और ये भी कहा जाता है कि बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। तो इनके लिए साल कैसा रहेगा? मूलांक 5 बुध का नंबर होता है, और बुध सब शुद्ध बोलते हैं ना, जैसे क्योंकि शनिदेव के भी मित्र बुध हैं और सूर्यदेव के भी हैं, और सूर्य और शनि का ये साल आपको मैंने पहले बताया जी। तो ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इनको मित्र ही मित्र मिलने वाले हैं, सपोर्ट ही सपोर्ट मिलने वाला है, और इनको काफ़ी रिकॉग्निशन भी मिलने वाला है। विद्यार्थी हैं तो बहुत और अच्छा है, और बाकी ऐसी कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे इस साल इनके किसी भी कार्य में। मूलांक 5, इनको क्या नहीं करना है? ये इनके लिए तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन? इनको जैसे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कुछ हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दें, या थोड़ा अपने को मेंटेन करने वाली जो भी, यदि ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ को थोड़ा और जुड़ाव करें, तो हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने। तो ये रहा हमारा मूलांक 5। हम बात करते हैं मूलांक 6 की। गुरुजी, मूलांक 6 वालों के लिए साल कैसा रहेगा? इन्हें क्या करना चाहिए? इनके लिए बिजनेस का टाइम कैसा है? रिलेशनशिप का टाइम कैसा है? मूलांक 6 वालों के लिए यह पार्टनरशिप का साल है। नई पार्टनरशिप जीवन में आ सकती है। नई पार्टनरशिप एक तरह से मैट्रिमोनी भी पार्टनरशिप होती है, यदि अगर विवाह योग्य है, नहीं हो रहा बहुत समय से, तो विवाह भी हो सकता है। फाइनेंशियल भी पार्टनरशिप करनी, यानी कि जो भी काम इनको इस साल करना होगा वो किसी न किसी से मिल के गठजोड़ करके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में भी इंडिविजुअली इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। व्यवसाय कर रहे हैं तो भी काफ़ी अच्छा होने जा रहा है इनका व्यवसाय। तो मूलांक 6 के लिए तो ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। कैरियर से भी रिलेटेड अच्छा समाचार मिलेगा, लाइफ पार्टनर से भी अच्छा समाचार मिलेगा, पार्टनरशिप नई भी फॉर्म हो सकती है। बस जैसे आप हर में पूछती हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अपने
सीमित दायरे में रहे और संयम से अपना जीवन गुजारे, यानी कि गलत आदतों में, गलत चीज़ों में, गलत हरकतों में कोशिश करे कि ना इन्वॉल्व हो। मूलांक 7 वालों की बात करते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा गुरुजी? मूलांक 7 देखिए केतु का नंबर होता है और शनि और केतु का जब संयोग बनता है या सूर्य और केतु का जब संयोग बनता है तो निश्चित रूप से एक नई प्रेरणा मिलती है। मूलांक 7 वालों को एक नई प्रेरणा मिलने का एक साल है, यानी कि जैसे उनको कई चीज़ें लग रही थी कि स्टैंड स्टिल है, यानी कि बहुत समय से कई चीज़ें वैसे के वैसे ही चल रही हैं, ढर्रा बदलने वाला ये साल है, यानी एक नए हाईवे पे पहुंचने वाला ये साल है, अपने को चेंज करने वाला, आत्म अवलोकन का ये साल है। जैसे भी आप काम करते आ रहे हैं उसको नए ढंग से करने का ये साल है, यानी इसको कह सकते हैं कि ओवरऑल अपने को ट्रांसफॉर्म करने का ये साल है। लेकिन कहीं कोई निगेटिविटी नहीं है, उनको मौके मिलेंगे अपने को ट्रांसफॉर्म करने के। और ये साल रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा 7 नंबर वालों के लिए? 7 नंबर वालों के लिए रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से ये वाला जो साल है ये कोई समस्या वाला साल नहीं है। इसमें रिलेशनशिप वाला जो एंगल है वो बहुत अच्छा चलने वाला है 7 नंबर वालों के लिए। और इनको क्या नहीं करना है? बस रिलेशनशिप वाले ही में बहुत जल्दी कोई भी रिलेशनशिप के बारे में विचार नहीं करना है। अपने आप स्वतः संज्ञान लेके चीज़ें होंगी, चाहे फाइनेंशियल रिलेशनशिप हो, चाहे घरेलू रिलेशनशिप हो, और विवेक से चलना है इनको, क्योंकि 7 नंबर का ध्येय ही होता है विवेक। तो अपनी शक्तियों से वो करना है। तो बात करते हैं आचार्य जी मूलांक 8 वालों के। जैसे कि मैं आपको बता दूं मैं भी मूलांक 8 हूँ, तो ये साल कैसा रहेगा मूलांक 8 वालों के लिए? देखिए आपके लिए तो फिर गुड न्यूज़ है मूलांक 8 वालों। मूलांक 8 वालों चूंकि शनिदेव से संबंधित ये साल है, और आप ये समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी अगर अभी तक 60 की स्पीड से दौड़ रही थी तो निश्चित मान के चलिए 80 से ऊपर की स्पीड में दौड़ने वाली है। वो कोई भी एरिया हो आपके जीवन का, बस तैयारी करिए और अपने जोश में कमी ना आने दीजिए। जोश में कमी अगर नहीं आएगी तो शनै शनै शन शनिश्चराय, यानी शनै शनै शन शनिश्चराय, धीरे धीरे करके आप बहुत अच्छी प्रगति के पथ पे चल रहे हैं। आपको नया रास्ता खोजने की जरूरत नहीं है, ये साल आपको रास्ते नए नए बना के देने वाला है। गुरुजी हम 36 के 36 गुण मिलाते हैं, ठीक है, और हम कुंडली का मिला के एक औपचारिकता भी पूरी करते हैं, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो ज्योतिष के पास इसका भी कोई उत्तर है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आने वाले समय में जैसे कि देखने को मिल रहा है कि 20 के बाद से तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो कुंडली भी मिलाया, औपचारिकता भी सारी पूरी कर ली, फिर भी ऐसा हो रहा है। देखिए ये 2 चीज़ें हैं, एक होता है ज्योतिषीय आकलन जो उसमें कुंडली मिलाने वाली बात हुई, एक होता है सामाजिक परिस्थिति क्या है। कई बार ऐसा होता है वो सामाजिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं और कभी कभी डिवोर्स के एकदम से बहुत सारे केस आ जाते हैं, फिर नहीं होते हैं, फिर एकदम से, ये सामाजिक एक विषय है। लेकिन अगर हम कुंडली शास्त्र के हिसाब से समझेंगे तो गुण मिलाने से, और अगर सही रीति से गुण मिलाए गए हैं और उनका जिसको कहते हैं कि अगर परिहार है, कहीं मान लीजिए उन्होंने आवश्यकता में कर दी और कुछ कुंडली में कुछ नहीं सही मिल पाया तो उसके परिहार भी होते हैं। परिहार मतलब कुछ उपाय वगैरह यदि ये करते हैं तो मुझे तो नहीं लगता है, अगर एक्चुअल में कुंडली मिलान सही हुआ हो, सटीक हुआ हो, तो डाइवोर्स होगा। ये बहुत अगर होगा तो अपवाद होता है, हर नियम के अपवाद होते हैं, इसका भी हो सकता हो कोई अपवाद हो। तो इस तरीके से है कि हम एक बार कुंडली को अच्छे से मिलवा लें, अच्छे से देख लें। बहुत सारे जगह में ऐसा है कि बहुत अच्छे से मिलवा लेते हैं, देख लेते हैं, फिर भी जो ये चलन बढ़ रहा है तो इससे देख के तो ऐसा लग रहा है कि जो एक शादी का इंस्टीट्यूशन है आगे चल के कहीं बंद ना हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आप देखिए तो अवेयरनेस है। बहुत ज़्यादा समय पहले आप जाइएगा तो बहुत ज़्यादा मिलान नहीं होता था कुंडलियों का। तो ये तो जैसे जैसे सामाजिक अवेयरनेस बढ़ रही है, कम से कम अब समस्या का समाधान तो मिलता ही है। समस्या क्यों उठी, समस्या क्यों आई, इसके बारे में भी अवेयरनेस लोगों को है। आजकल के लोग सब लोग बहुत अवेयर हैं और साइंटिफिक व्यवहार पे बिलीव करते हैं। कुंडली पूरा साइंटिफिक है, तो अब साइंटिफिक व्यवहार पे बिलीव करके देखेंगे। और बाकी इस शास्त्र में ये है, और मिलान किया उसके बाद भी डाइवोर्स हुआ, ऐसी बात नहीं है।
मिलान अगर सही हुआ है तो डाइवोर्स हो सकता नहीं, कोई बड़ी समस्या आ सकती नहीं। उपाय वगैरह अगर सही हो गए, परिहार सही हो गया तो कोई समस्या आ सकती नहीं। तो वो एक अलग समस्या है, उसको कुंडली शास्त्र से जुड़ा हुआ नहीं देखें उसको। 36 गुण मिले पर दिल नहीं मिले जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिनके रिश्ते इस तरीके से टूट रहे हैं, 2026 तक कोर्ट कचहरी तक पहुँच रहे हैं, उसके लिए गुरुजी ऐसी सजेशन दे दें या लोगों को कोई सजेशन दे दें कि पहले काउंसलिंग कर लें या चीज़ें कर लें, समझ लें, उसके बाद अपने रिश्तों का एक फ़ैसला लें। क्योंकि आजकल लोग, मुझे लगता है, पेशेंस नहीं है, पेशेंस की कमी रह गई है, या क्या रीज़न आप मानते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? देखिए, संबंध जो है और किस तरफ जा रहे हैं और लोगों के बीच में कैसे संबंध है, उसके बारे में क्या क्या विचार करना चाहिए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर वैवाहिक संबंधों की बात हो रही है तो वैवाहिक संबंध जो है वो अगर शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो अगर हम कुंडली मिलान इत्यादि कर लेते हैं या वो करते हैं, 36 गुण में मतलब एक अच्छा मिल जाता है, तो उसमें कई बार ये इंडिकेट भी आ जाता है कि किस किस वजह से समस्या आगे आ सकती है। फोरकास्ट होता है समस्याओं का, ये नहीं कि गुण मिल गए आगे कोई समस्या नहीं होगी, वो फोरकास्ट होता है। उसमें अगर डीपली जाएंगे कि क्या क्या समस्या आ सकती है, उसके हिसाब से यदि चलेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि वैवाहिक संबंधों में अगर एक्यूरेट ज्योतिष को फॉलो करने के बाद भी कोई समस्या है। यदि अगर फिर भी आपको समाज में ज्यादा दिख रही है वैसी समस्याएं, तो उनके विभिन्न सोशल कारण होंगे, तो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन नहीं है। और आपको ऐसा क्या लगता है कि मतलब मेन कारण क्या है मनमुटाव के? देखिए, मेन कारण जो है वो सबसे बड़ा जो मेन कारण है कि हम लोग अपने जो परंपरागत जो परंपरा से चले आया, जो अपना जो ट्रेडिशनल जिसको कहते हैं, ट्रेडिशन से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। ट्रेडिशन केवल एक धार्मिक ट्रेडिशन की बात नहीं कर रहे हैं, खान पान का ट्रेडिशन, व्यवहार का ट्रेडिशन, जो मान्यताएं थी उनके हिसाब से ना रहना। जैसे फॉर एग्जाम्पल संयुक्त परिवार अगर बोला जाए तो संयुक्त परिवार में बहुत कम समस्याएं आज भी देखी जा रही हैं न्यूक्लियस फैमिली के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो धीरे 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 करके आपको ट्रेडिशन, अपनी संस्कृति, अपने कई चीजों से दूर करती है और आप बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं प्रेशर में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में और बहुत ज़्यादा जल्दी कुछ पाने की जो होड़ है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसी में आदमी धीरे 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 करके अपना पतन कर लेता है। तो इसलिए अपनी जड़ों से जो भी जुड़े रहेंगे, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, हमारे बड़ों ने क्या बात कही है, हमारे वहाँ क्या ट्रेडिशन आता चला जा रहा है, धर्म से संबंधित, सोशल से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, ये सारी चीजें अगर आप सही से फॉलो करेंगे, आपके घर में इसका प्रवाह रहेगा तो कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती। शास्त्रोक्त जीवन जीने का एक स्थान, एक महत्व है। चलते चलते एक सवाल और, ये साढ़े साथी से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, तो क्या सच में जिस साढ़े साथी से लोगों को डरने की जरूरत है? पुराने वैदिक काल में साढ़े साथी का इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे संत लोग, कहते थे प्रभु मेरे जीवन में साढ़े साथी भेज दो। साढ़े साथी वास्तव में अगर आप भोगी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा माइक सांसारिक इतने नहीं हैं, थोड़े से संयमित हैं, तो साढ़े साथी से ज़्यादा अच्छा तरक्की करने वाला कह दो या उसको कहो ग्रोथ वाला समय जीवन में होता ही नहीं है। 3 साढ़े साथी बहुत बहुत आती है किसी व्यक्ति के जीवन में, तो तीनों ही साढ़े साथी जो है कुछ बदलाव जरूर देती है, लेकिन आर्थिक, सामाजिक, मानसिक प्रचुर मात्रा में उन्नति देती। तो इसलिए साढ़े साथी का तो स्वागत करिए। और इतना ये नहीं कि साढ़े साथी आ गई तो आपने कहा ठीक है मैं कह रहा हूं तो ज्योतिष के हिसाब से सब अच्छा ही अच्छा रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। शनि देव डिसिप्लिन के कारक हैं। जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहेगा निश्चित रूप से उसकी साढ़े साथी बहुत अच्छी जाएगी। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ बुरा नहीं होता साढ़े साथी में, अच्छा ही अच्छा होता है।
इसका मतलब है कि जिसके ऊपर भी 7.5 आए वो अपने आप को लकी माने वो और प्रसन्न हो जाए और लेकिन हाँ, डिसिप्लिन में आ जाए। बिल्कुल, ये एक छोटा सा मार्क लगा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी हमारे प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है जैसे गुरुजी, तो अभी माघ मेला में स्नान करने के क्या लाभ हैं शास्त्रों के अनुसार? बहुत ही बढ़िया, जो सूर्य देव की ऊर्जा होती है जी, वो मकर संक्रांति से शुरू हो जाती है, और मकर संक्रांति से पहले जैसे माघ मेले की अभी हम लोग अभी 2026 की बात कर रहे हैं, जी। तो 3 तारीख से लेके लगातार ये जो पर्व आ रहा है जिसमें मकर संक्रांति का भी है, तो प्रमुख स्नान होते हैं। ये स्नान का आपने जो महत्व पूछा है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्नान का महत्व ये होता है कि आप कई लोग जैसे कहते हैं ना पाप कट गए, तो ये पाप होता क्या है? पाप होता है कि किसी प्रकार की जो आप पीड़ा झेल रहे हैं, तो जो पीड़ाएं होती हैं चाहे शारीरिक हो, आर्थिक हो या मानसिक हो, ये स्नान काल और सूर्य देव की ऊर्जा, इसके साथ प्रकृति का साथ, उसके साथ आपके प्लैनेटरी उपचार, गंगा स्नान करने से प्लैनेटरी उपचार बोले जाते हैं, जैसे राहु केतु का स्पष्ट बोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्नान कर रहे हैं और इस पर्व में कर रहे हैं, मुहूर्त इतना अच्छा है माघ जो मेला होता है उसका, तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 100 गंगा के स्नान का पुण्य तो मिलता ही मिलता है। यानी आपकी स्वास्थ्य और हेल्थ के साथ वेल्थ ये भी आपकी सुदृढ़ होती है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। भागवतिक जो हृदय होता है उसका तो क्या कहने।